अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, वालेकुम सलाम। आ रही है आवाज। स्क्रीन स्क्रीन क्लियर है तो। आपके पास? जी जी। अच्छा जी, आज डिसीजन मेकिंग का ना हम तीसरा पार्ट शुरू करने लगा। ठीक है, दो डिसीजन मेकिंग के हमने पार्ट पढ़ लिए हैं। उसमें से पहला हमने सीवीपी भी पढ़ा था, सीवीपी। और दूसरा पार्ट हमने जो पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? लिमिटिंग फैक्टर। जी, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था लिमिटिंग फैक्टर, जो भी हमने रिसेंटली खत्म हुआ। अच्छा, अब हम इसका तीसरा पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, और थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। ठीक है, जिसमें इस पार्ट के लिए ना मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, इसमें आपने ना अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, समझ लेना चीजों को, उसके बाद जो तरीका बता दूं, जो फार्मूला बता दूं, बस उस फार्मूले को फॉलो करना है। इसमें अगर इस अकल इस्तेमाल करोगे ना, तो 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि आप गलत करके आओगे। डिसीजन मेकिंग थी क्या, हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। डिसीजन मेकिंग हमारी ये थी, डिसीजन मेकिंग हमारी ये थी कि सर हम ये देखें कि हम कितने यूनिट्स बनाएं तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो। ये हमने सब कुछ पढ़ लिया था सीवीपी के चैप्टर के अंदर। 6 फार्मूलाज हमने वहां डिस्कस किए थे, हमने वहां पे चार्ट्स पढ़े थे कि हम कितने यूनिट्स बनाए कि हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। इसको हम कहते थे कि हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम यूनिट्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, कि कितने यूनिट्स बनाए, अगर हम 1 लाख प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम कितने यूनिट्स बनाएं, या कितने कितने रुपए की सेल करें कि हम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लें, 1 लाख का प्रॉफिट कमा लें, या हमें नुकसान ना हो। हमारे पास क्या नाम लेते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लें कि हम अपने नुकसान से कितने दूर हैं। नुकसान यही होगा ना, इससे पीछे पीछे हमें नुकसान होगा, इस पॉइंट पे हमें नुकसान नहीं होगा, इससे आगे हमें सारा प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीजें हमने सीवीपी में पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हमने लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा था कि भाई कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ना कोई एक फैक्टर ऐसा हो कंपनी का, जो चीज को, हमारी प्रोडक्शन को, हमारी एक्टिविटीज को लिमिट कर दे। वो लिमिट कर देने का मतलब ये होता था कि हमारे पास मटेरियल थोड़ा पड़ा है, तो हम सोचते थे कि भाई हम क्या करें, हम तो प्रोडक्ट ए भी बनाते हैं, प्रोडक्ट बी भी बनाते हैं, प्रोडक्ट सी भी बनाते हैं, कौन सी बनाते रहें और कौन सी बनाना बंद कर दें, क्योंकि हमने बनानी तो है और मटेरियल हमें बाहर से मिल नहीं रहा। तो ये हमारी फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर देता था, लिमिट। फिर हमने पढ़ा था इसके बारे में 7 स्टेप मॉडल को। ठीक है, उसके बाद हमने एक और स्टेप पढ़ा था कि हम मेक और बाय। मेक और बाय में ये था कि हम ये देखें कि इन हाउस प्रोडक्शन कॉस्ट की, अगर हम अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं तो वो बनता है एक चीज 20 रुपए की, फैक्ट्री के अंदर अगर आप एक चीज को बनाते हो, और अगर आप उसको आउटसाइड से परचेज करते हो, बाहर से परचेज करते हो, ठीक है, तो वो पड़ती है 17 रुपए की। तो सर अगर हमने बाहर से खरीद खरीद के बेचनी है तो हमने फैक्ट्री क्यों लगाई हुई है? कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास ए बी सी डी, इनके आपके पास क्या आ जाते हैं जी, ऑर्डर, और आप इनमें से कोई से दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो आप नहीं बना पाते। ठीक है, तो वो आपको बाहर से अरेंज करके देना पड़ता है कस्टमर को। इसकी बेसिक एग्जांपल ये है, जब आप मेडिकल स्टोर के ऊपर जाते हो, मेडिकल स्टोर पे आप उससे 5 6 7 मेडिसिन मांगते हो, वो कहते हैं सर ये 2 3 मेडिसिन हमारे पास पड़ी है और एक ये मेडिसिन हमारे पास नहीं पड़ी। तो वो क्या करते हैं, उस मेडिसिन को बाहर से खरीद के लेके आते हैं, किसी बच्चे को भेजते हैं, और वो मेडिसिन इस मेडिसिन के साथ अटैच करके आपको दे देते हैं। ये नहीं कहते कि सर ये मेडिसिन पड़ी नहीं है तो जाओ आप सारी की सारी दूसरे स्टोर से ले लो। तो इस तरीके से कंपनी की जो क्रेडिट टर्म्स, मतलब वो सॉरी रेपुटेशन होती है, वो गिरती है। तो अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ जाए ए बी सी प्रोडक्ट में से, और कोई आप ना बना पाओ किसी भी वजह से, जिसमें आपका मटेरियल शॉर्ट है, कोई भी और वजह हो सकती है, तो आपने देखना है कि मैं इसको आया खुद बना लूं या बाहर से खरीद लूं, इनमें से कौन सा खुद बनाऊं और कौन सा बाहर से खरीद लूं। फिर इन दोनों को कंबाइन करके लिमिटिंग फैक्टर, और हमने मेक और बाय को कंबाइन करके पढ़ा था। फिर हमने कहा था ये इन हाउस प्रोडक्शन कॉस्ट तो हम निकाल लेते हैं कि इन हाउस में हमारे पास इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है। साथ हम ये भी देख लेते हैं कि हम आउटसाइड परचेज करें, जिसको ब्रॉट इन प्राइस कहते हैं हमारे पास। आउटसाइड, आसान जुबान में बोले तो आउटसाइड से अगर हम परचेज करें, तो या तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही होगी, कि हमें बाहर से खरीदने पे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही होगी, क्योंकि हमने जुबान कर लिया कस्टमर के साथ, ही हमें कोई सेविंग हो रही होगी। ठीक है, अगर इसको आप डिवाइड कर दो ना लिमिटिंग फैक्टर से, यानी जो इसका जवाब आया स्टेप 2 का, इसको जवाब को डिवाइड कर दो लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट से स्टेप 3 के जवाब से, तो आपके पास जो जवाब आएगा उसकी बेसिस पे आप रैंकिंग करोगे। रैंकिंग में जो चीज, जिस चीज में आपको ज्यादा कॉस्ट बच रही होगी, लिमिटिंग फैक्टर में हमने वो देखा था कि जिसमें आपको ज्यादा मुनाफा आ रहा होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसमें ज्यादा आ रहा होगा, रैंकिंग के बाद, रैंक करने के बाद जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आपने रैंक 1 2 3 करना है, प्रोडक्शन प्लान बनाना है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन निकालना है। इसमें यहाँ देखना है कि जिसमें ज्यादा कॉस्ट सेविंग हो रही होगी,
और जिसमें सेविंग हो रही है वो तो भाई जल्दी मस्ट बाय करो। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, हम फैसले कर रहे थे मुस्तकबिल के लिए, कंपनी के मुस्तकबिल के लिए। अब उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रीढ़ की हड्डी है डिसीजन मेकिंग की, वो है रेलिवेंट कॉस्टिंग। अब रेलिवेंट कॉस्टिंग होती क्या है, थोड़ा सा ना हम ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि उसके नाम से जाहिर है, मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं आपको कहूँ कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू के एक मशहूर शायर थे मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। ठीक है, उसके अलावा मैं और उनकी कोई शेर व शायरी शुरू कर दूं तो आप कहेंगे सर आप रेलिवेंट रेलिवेंट बातें बताएं हमें। रेलिवेंट किस चीज से? इस सब्जेक्ट से रेलिवेंट बातें बताएं। आप उर्दू की पोइट्री हमें यहाँ क्यों सुना रहे हैं? तो मैंने कहा इस सब्जेक्ट से रेलिवेंट बातें क्या होंगी कि सारी हमारी जो हमारे पास कॉस्ट का पेपर है वो कैसे पास होगा। ठीक है, हमारा M2 कैसे पास होगा, कॉस्ट के अंदर चैप्टर्स कौन से हैं, उन चैप्टर्स के अंदर एक्सप्लेनेशन दें, हमें सवाल करवाएं, क्रिएट करवाएं। ठीक है, तो ये थी रेलिवेंट चीजें। और इरेलीवेंट बातें, मैं इधर उधर की इंडस्ट्री की बातें छेड़ के बैठ जाऊं, मैं कोई अकाउंटिंग की बातें छेड़ के बैठ जाऊं, तो वो सारी क्या होंगी, इरेलीवेंट डिस्कशंस। तो यहाँ पे रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब जो कि किसी डिसीजन के लिए रेलिवेंट हो। याद रखना हमारी जो रेलिवेंट कॉस्ट होती है, आज हमारा पूरा लेक्चर थ्योरी के ऊपर बेस करता है। अगर आज की बात समझ ना आई तो आगे भी बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी। ठीक है, हमारी जो रेलिवेंट कॉस्ट होती है ना, एक एग्जांपल देता हूँ। आपने हॉस्टल जाके रहना है लाहौर, ठीक है, और ये आपका घर है फॉर एग्जांपल खानेवाल, KW खानेवाल में आपका घर है और आपने लाहौर जाके रहना है। अब आप सोच रहे हो मैंने लाहौर जाके रहना है तो मुझे वहां पे एक हॉस्टल भी लेना पड़ेगा, और हॉस्टल लूंगा तो मुझे वहां पे हॉस्टल में अगर हम ऑन स्पेस के 10,000 देना पड़ेगा हॉस्टल में, प्लस मुझे वहां पे कोई खाना वगैरह भी खाना पड़ेगा। तो हमारे पास वो फूड का भी कोई खर्चा आएगा, वो 2,000 रुपये का, सॉरी 2,000 तो नहीं आएगा, 8,000 रुपये का मुझे खाने का खर्चा पड़ेगा। उसके अलावा मुझे कपड़े, आयरनिंग और इस तरह और ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा करना पड़ेगा, ये सारे खर्चे करने पड़ेंगे। तो ये फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये का आएगा, और ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको 300 रुपये का आएगा। तो ये वो सारे खर्चे हैं। अब आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे हॉस्टल में जाके रहना चाहिए लाहौर में कि नहीं रहना चाहिए, और आप कॉस्ट का एस्टिमेट लगा रहे हो कि मुझे वहां कितने कितने खर्चे आएंगे। तो हॉस्टल के पैसे रेलिवेंट खर्चा होगा, फूड जो आपने वहां खाना है रेलिवेंट खर्चा होगा, आयरनिंग रेलिवेंट खर्चा होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा रेलिवेंट खर्चा होगा। लेकिन आप खानेवाल में बैठ के एक दोस्त के घर गए, और दोस्त से जाके ना आपने पूछा, ये आपका जो फ्रेंड बैठा हुआ है यहाँ पे, आपने कहा यार मुझे वहां लाहौर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यहाँ जाने में ना आप कार पे गए हो और कार के ऊपर आपका 500 रुपये लग गया, दोस्त का घर जरा दूर था। तो उस दोस्त ने मशवरा दिया यार आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, यार देख लो आप ना, ऐसा करो वैसा करो। तो आपने ना यार डिसाइड कुछ भी नहीं किया, उसने आपको अच्छे अच्छे मशवरे दे के ना, या बुरे बुरे मशवरे दे के आपको भेज दिया। और अब आप सोचने लग गए हो कि यार जो मेरा लाहौर जाने का खर्चा है ना, उसमें हॉस्टल का खर्चा भी आएगा, फूड का खर्चा भी, आयरन का भी, प्लस मैं अभी दोस्त के पास जो मशवरा लेने गया था ना, वो खर्चा भी तो मैंने किया है। तो वो खर्चा भी तो मुझे लाहौर जाने की वजह से पड़ा है, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ 500 रुपये। तो नहीं सर, ये हमारा इरेलीवेंट खर्चा होगा। इरेलीवेंट खर्चे का मतलब ये है कि अब हमारा हमने जो डिसीजन लेना है ना, उस डिसीजन लेने की वजह से ये खर्चा नहीं होगा, ये खर्चा तो डूब गया। अब ये खर्चा डूब गया, तो ये एक इरेलीवेंट खर्चा हो गया। हम सोच रहे हैं हमारे पास एक मशीन पड़ी है, हमारे पास एक मशीन पड़ी है, बोर नहीं होना, ये सारी बातें ना आगे बड़ी काम आएंगी, इसलिए बार बार मुझे भी क्या नाम लेते हैं, कम बोलना पड़ेगा आगे, अगर मैं भी यही सारी बातें क्लियर कर दूंगा। एक मेरे पास मशीन पड़ी है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस मशीन को मैं ये खरीद चुका हूँ मशीन, उसको पड़े पड़े 6 महीने हो गए। 6 महीने गुजरने के बाद मैंने कहा यार अब एक दिन मुझे ख्याल आया कि मैं इससे ना प्रोडक्ट बनाता हूँ। ये मशीन है जी, ये ना क्या बनाती है मशीन, बॉडी स्प्रे बनाती है, बॉडी स्प्रे की बोटल्स बनाती है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि ना अब मुझे इस बॉडी स्प्रे की बोतल बनाने के लिए जो ना, निकाल रहा हूँ एस्टिमेट के, मैं ना अगर 100 बॉडी स्प्रे की बोतलें बनाता हूँ ना तो कितना खर्चा आ जाएगा। मैं डिसीजन कर रहा हूँ कि मुझे 100 बोतलें बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो हमारे जो गाइडलाइंस है वो ये कहते हैं कि आपने वो तमाम कॉस्ट लेनी है जो रेलिवेंट हो इस डिसीजन के लिए, इरेलीवेंट कॉस्ट नहीं लेनी। अच्छा, अब एग्जांपल से समझते हैं रेलिवेंट और इरेलीवेंट कॉस्ट को। हमने कहा हमें कोई ना कोई मटेरियल खरीदना पड़ेगा, कोई लेबर खरीदनी पड़ेगी, और वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो स्प्रे की जो बोतल बनानी पड़ेगी उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी ना, वो आएगी 1,000 रुपये। 100 बोतलें बनाने के लिए 1,000 रुपये लगेगा। तो क्या वो रेलिवेंट कॉस्ट है जी? रेलिवेंट कॉस्ट है। फिर हमें कोई ना पैक करना होगा उसको, उसको पैक करने के लिए भी ना एक कॉस्ट आएगी 200 रुपये की। तो वो रेलिवेंट कॉस्ट है जी, रेलिवेंट कॉस्ट है। फिर हमें उसको डिलीवरी करनी होगी, और ईच एंड एवरीथिंग जितने भी खर्चे होंगे ना, हम कहेंगे कि वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी उसकी। लेकिन ये जो मशीन मैंने खरीद के रखी हुई है,
जाहिर है इसी मशीन से तो ये बनेंगे ना बॉडी स्प्रे की बोतलें। तो क्या ये मशीन की जो खर्चा है, मशीन भी तो मैंने खरीदी है, तो मशीन की भी तो मुझे कॉस्ट पड़ी है ना। मशीन मैंने 5,000 की मशीन खरीदी थी, मैं कहूंगा बोतल बनाने के लिए मुझे 1,000 रुपया भरना पड़ा पैकिंग मशीन, और 5,000 की मशीन हुई मेरे पास, तो फिर मैं ये बॉडी स्प्रे की बोतल बना सकूंगा। ठीक है, तो रेलिवेंट कॉस्ट निकालते हुए ऐसी कॉस्ट जो आप ऑलरेडी अक्कर कर चुके हो वो आपकी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, आप कहोगे कि मशीन की कॉस्ट हमारे लिए यहाँ पे रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप बोतलें बेशक ना बनाओ, ये खर्चा आप कर चुके हो, जो खर्चा ऑलरेडी अक्कर हो चुका हो ना, वो तो रेलिवेंट खर्चा नहीं होगा। तो सर जी, रेलिवेंट जो ऑलरेडी अकर हो गया वो रेलिवेंट खर्चा कैसे नहीं होगा? एक खर्चा ऑलरेडी ऑलरेडी हो गया। ठीक है, मतलब ये मशीन जो मैं खरीद के लाने थे किसी जमाने में खरीद के ला चुका हूँ, अब मैं बोतलें इससे बनाऊं या ना बनाऊं, इस मशीन की जात के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है? नो सर। मैंने ये देखना है कि मेरे डिसीजन के अंदर मैं अगर ये फैसला लूंगा तो मुझे इजाफी खर्चा कोई करना पड़ेगा, वो खर्चा रेलिवेंट होगा। अगर मुझे कोई इजाफी खर्चा ना करना पड़े तो वो इरेलीवेंट खर्चा होगा। बोतलें बनाऊंगा तो क्या मुझे मशीन दोबारा खरीदनी पड़ेगी? नहीं, वो तो पहले से खरीद के पड़ी हुई है, तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है? नो सर। तो ये एक इरेलीवेंट खर्चा हो जाएगा। तो अब हम आते हैं, फिर कॉस्ट और पैकिंग तो रेलिवेंट ही होगा ना? अब हम आते हैं कि हमने रेलिवेंट खर्चे लेने कौन कौन से, हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है कौन सी। एक सबसे पहले कैश आइटम्स होनी चाहिए। ठीक है, पैसों की मद में खर्चा होना चाहिए। फ्यूचर कैश फ्लोज, वो मुस्तकबिल में कोई खर्चा होगा, मुस्तकबिल में हमें पैसे देने पड़ेंगे। कोई मशीन को अगर हमने सेट करवाना है, अगर हमें कहें कि मशीन ये ऐसे नहीं चलती, बोतलें बनानी है ना, तो आपको मशीन को सेट करवाने के लिए 200 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तो बोतलें बनाने की वजह से वो खर्चा होगा, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ ये 200 रुपए का जो खर्चा है ना, ये रेलिवेंट खर्चा होगा। तो फ्यूचर के कैश फ्लो हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट होते हैं। या इंक्रीमेंटल, जैसे अभी बताया कि मुझे एक एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि मेरे पास एक ना ये ग्रासी ग्राउंड ना फ्री पड़ा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ इस ग्रासी ग्राउंड के ऊपर ना किसी को ना क्या नाम लेते हैं, किसी को एकेडमी के लिए जगह दे दो, वो यहाँ पे एकेडमी बना लेगा। अगर मैं यहाँ ग्रासी ग्राउंड पे एकेडमी के लिए जगह दूंगा ना, तो मुझे इस ग्रासी ग्राउंड की 4 दीवारी करवानी पड़ेगी, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ेगी, 100 रुपये लगेगा कंस्ट्रक्शन में, प्लस 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 मुझे, मेरे पास यहाँ पे पहले से गार्ड खड़ा होता है क्योंकि ये जगह मेरी है, तो उस गार्ड को मैं 100 रुपया दे रहा था, मैं कहूंगा गार्ड को तनख्वाह देनी पड़ेगी मुझे 50 रुपये, तो 50 कर लो। मुझे लाइटिंग का इंतजाम करना पड़ेगा, 10 रुपए की लाइटिंग का इंतजाम होगा। तो फिर उसके बाद जाके कहीं मुझे थोड़ी सी इनकम आएगी इस प्लाट से मिसाल के तौर पर 200-300 रुपये इनकम आएगी, तो वो रेलिवेंट नहीं है, हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट को। तो सर, तो जो हमें इसकी 4 दीवारी करवानी पड़ेगी वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी जी, रेलिवेंट कॉस्ट है। जो हम गार्ड को तनख्वाह दे रहे हैं वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी नहीं जी, वो हमारी रेलिवेंट नहीं, इरेलीवेंट कॉस्ट है। क्योंकि अगर आप ये 4 दीवारी करवाओ या ना करवाओ, गार्ड को तो आप तनख्वाह दे रहे हो पहले से, तो ये क्या हो जाएगी, इरेलीवेंट कॉस्ट हो जाएगी। हाँ, ऐसा हो कि गार्ड को आप पहले 50 रुपए तनख्वाह दे रहे हो, लेकिन 4 दीवारी करवाने के बाद जब आप उसको बिठाओगे ना, फिर आपने उसको 100 रुपया तनख्वाह देनी होगी, या आपने उसको 150 तनख्वाह देनी होगी। तो आप जो उसको एक्स्ट्रा 100 रुपया दे रहे हो ना, वो एक्स्ट्रा रेलिवेंट कॉस्ट होगी। तो हम कहेंगे कि हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इस डिसीजन को अगर हमने यहाँ ग्रासी प्लाट के इर्द गिर्द 4 दीवारी करवा के इसको हमने दिया रेंट के ऊपर, तो हमें गार्ड को हमें एक्स्ट्रा 100 रुपया देना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा 100 रुपया जो है ना, वो हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। तो ये कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, ये हमारे पास रेलिवेंट होगी, और अगर एक्स्ट्रा पैसे देने हैं तो वो हमारे पास क्या होंगी, रेलिवेंट कॉस्ट। समझ आई कहानी? लाइटिंग की कॉस्ट भी तो रेलिवेंट ही होगी। लाइटिंग की मैंने ले तो लिए 10 रुपये। ठीक हो गया। तो पता लगा हमारे पास 3 आइटम्स रेलिवेंट होंगी, रेलिवेंट कॉस्ट की 3 निशानियां, कि वो कैश आइटम्स होंगी, वो फ्यूचर के कैश फ्लोज होंगे, पास्ट के नहीं होंगे। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल गार्ड की तनख्वाह जैसे बता दिए। अच्छा, अब हम कॉस्ट की कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी पास्ट और संक कॉस्ट। पास्ट कॉस्ट मैंने पहले बताया कि हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए इरेलीवेंट होती है, इसके आगे लिख देना इरेलीवेंट कॉस्ट। आईआरसी का मतलब है इरेलीवेंट कॉस्ट।
ऐसा खर्चा जो पास्ट में पहले ही ऑलरेडी अकर हो चुका है, ठीक है, या पहले से आप वो खर्चा करते आ रहे हैं। आपने सिर्फ एक रूल याद रखना है, वो रूल ये है कि मेरे इस काम करने की वजह से कोई खर्चा एक्स्ट्रा होगा तो वो खर्चा रेलिवेंट है, वरना नहीं। वो गार्ड को अगर आप पहले से तनख्वाह दे रहे हो तो वो पास्ट कॉस्ट है, ये संक कॉस्ट है, डूब चुकी है वो कॉस्ट, ठीक है। संक कॉस्ट का मतलब डूब चुकी है वो कॉस्ट। तो पास्ट और संक कॉस्ट हमारे लिए क्या होती है, इररेलेवेंट कॉस्ट। इसके बाद हमारी कॉस्ट होती है कमिटेड कॉस्ट। अब एक चीज हमें पहले ही पता लग गई कि एक चीज हमने कमिट की हुई है, चाहे हम ये डिसीजन लें चाहे हम ये डिसीजन ना लें, फिर भी हमें वो खर्चा करना ही करना पड़ेगा। हम उस ग्रासी प्लाट के ऊपर ट्यूशन बनाएं या हम उस ग्रासी प्लाट के ऊपर ट्यूशन ना बनाएं, हमें उसके ऊपर सफाई करवाने के लिए मजदूरों को बुला के 20 रुपए देने ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट से हमने कमिटमेंट कर लिया। तो क्या अब मैं अगर अकेडमी बना रहा हूँ तो मैं वो 20 रुपए का खर्चा जो मैंने ग्रासी प्लाट की सफाई का करवाना है वो खर्चे के तौर पर लूंगा? नहीं, वो पहले से ही कमिटेड कॉस्ट है। तो हमारे पास कमिटेड कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट या संक कॉस्ट क्या होती है, इररेलेवेंट कॉस्ट। इररेलेवेंट कॉस्ट किस चीज के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। जी जी। तो डिसीजन मेकिंग, संक कॉस्ट भी इररिलेवेंट होती है। संक कॉस्ट का मतलब पास्ट, और संक का मतलब एक पास्ट वैसी कॉस्ट जो डूब चुकी है, जो खर्चा पहले कर चुके हो। संक, जो कश्ती डूब जाती है ना उसको कहते हैं द शिप हैज बीन संक, ये डूब चुकी है कश्ती। तो खर्चा जो पहले हो गया, हमने रूल ही पहले ये बनाया कि जो इस काम करने की वजह से जो खर्चा हो वो हमारा रेलिवेंट खर्चा होगा। तो एक खर्चा पहले ही आपने कर दिया है। आपने क्या किया था, उस गरासी प्लाट के इर्द गिर्द ना लाइटिंग पहले की लगवाई हुई थी। अब कोई आके आपसे कह रहा है कि मुझे एकेडमी के लिए ये जगह दे दो, तो आप कह रहे हो कि एक तो मुझे इसकी सफाई करवानी पड़ेगी 20 रुपए, वो तो मैंने करवानी ही थी अगर बेशक ये अकेडमी वाले आते या ना आते। तो हमने कहा ये भी इरेलीवेंट हो जाएगी। हमें एक गार्ड को एक्स्ट्रा 50 रुपए देने पड़ेंगे, हम कहेंगे हाँ ये रेलिवेंट है। फिर मैं कहूंगा यार मैंने लाइटिंग भी तो करवाई थी, तो लाइटिंग का भी तो खर्चा आया था मुझे, तो वो मैंने मिसाल के तौर पर 100 आया। तो हमने कहा ये आप पहले से ही कर चुके हो पास्ट में। इस अकेडमी अकेडमी को देने के लिए ये जगह दोगे जब, तो इसकी वजह से ये खर्चा नहीं हो रहा, तो ये खर्चा, तो हम कहेंगे कि जो हमने इतना सब कुछ किया ना, इसमें सिर्फ हमें रेलिवेंट कॉस्ट इतनी पड़ी है 50 रुपए, कि हमें एकेडमी को, अपने प्लाट को एकेडमी वालों को देने पे कितना खर्चा आया, 50 रुपए का खर्चा। समझ आई बात? आ गई, समझ आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अपोर्शन कॉस्ट इसके बाद है हमारी। तो अपोर्शन कॉस्ट में तो इतनी ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगी। अपोर्शन कॉस्ट क्या होती है जी, जो अपोर्शनमेंट के बाद हमारे पास कॉस्ट आती है, यानी हम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो तकसीम करते हैं कॉस्ट, जैसे मेंटेनेंस की कॉस्ट ए बी सी 3 डिपार्टमेंट में तकसीम करते थे, तो हम क्या कहते थे, ये फिक्स्ड खर्चे हैं। इन फिक्स्ड खर्चों को हम क्या करते थे, तकसीम कर देते थे, किसी खास बेसिस की बेस के ऊपर हम डिपार्टमेंट में तकसीम कर देते थे, एलोकेट कर देते थे, अपोर्शन कर देते थे, री अपोर्शनमेंट कर देते थे, ऐसे ही है। और हमने एक लाइन पढ़ी थी कि फिक्स्ड खर्चे कभी भी डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलीवेंट होते हैं। यानी कि वो जो हमारे ग्रासी प्लाट का गार्ड बैठा है, हम उसको अगर नहीं भी देते, उसको एकेडमी वालों को वो ग्रासी प्लाट इस्तेमाल करने के लिए नहीं भी देते, तो हमें उस गार्ड की तनख्वाह देनी ही पड़ेगी। कितनी, 50 रुपए। हाँ, अगर ग्रासी प्लाट वालों को दिया तो फिर हमें उसको 150 तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो 100 रुपया रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट हमारे पास 100 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर हमने नहीं दिया, नहीं दिया उस गार्ड की तनख्वाह, क्या नाम, उस सॉरी अकेडमी वालों को हमने वो ग्रासी प्लाट नहीं दिया, तो भाई गार्ड को हम तनख्वाह तो पहले से दे ही रहे हैं ना, तो फिक्स खर्चे हमारे लिए क्या होते हैं, इरेलीवेंट। और अपोर्शन कॉस्ट होती क्या है, फिक्स खर्चों को तकसीम कर देना डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो ये भी हमारे लिए क्या होगी, इरेलीवेंट कॉस्ट। तो सवाल के अंदर उसने हमें पास संक कॉस्ट दी होगी, कमिटेड कॉस्ट दी होगी, अपोर्शन कॉस्ट दी होगी, हम उसको इरेलीवेंट क्या के आगे निकल जाएंगे। अच्छा जी, आपके पास कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ जाए, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बात मैंने आपने इससे पहले कर ली है, ठीक है। तो ये हमारी अपोर्शन कॉस्ट इररिलेवेंट कैसे हो जाएगी?
तो वो तो उस डिपार्टमेंट के उसके हिस्से में आ जाएगी, तो वो फिर भी वो रेलिवेंट इस होगी। उस हिस्से में आ तो जाएगी। अपॉर्शनमेंट हम किस चीज की कर रहे होते हैं? फिक्स कॉस्ट की कर रहे होते हैं ना। फिक्स खर्चों को तकसीम कर रहे होते हैं किसमें? डिपार्टमेंट्स में। हम्म। तो फिक्स खर्चे पहले डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट होते हैं। नहीं नहीं। तो फिर अपॉर्शनमेंट नाम दे दो उसको। सुअर को बकरी का नाम दे के हलाल तो नहीं कर देंगे ना। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारी क्या होगी जी? रेलिवेंट कॉस्ट होगी डिसीजन मेकिंग के लिए। यार एक असूल बना लो हर कॉस्ट को टेस्ट करने के लिए, अगर मैं ये काम करूं तो इस काम करने की वजह से मुझे ये कॉस्ट पड़ रही है, तो फिर ये रेलिवेंट कॉस्ट है। अगर नहीं पड़ रही, ये काम करूं तो ये कॉस्ट आएगी, ये काम ना करूं तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। कंट्रोलेबल कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो चीज कंट्रोल हो सकती है, मतलब ये काम करेंगे तो वो कॉस्ट होगी, ये काम नहीं करेंगे तो वो कॉस्ट नहीं होगी, ठीक है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये क्या होगी? हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होगी फॉर डिसीजन मेकिंग। और इसी के उलट अगर मैं कहूँ कि अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो मेरे पास, ऐसी कॉस्ट जिसको मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, बेशक अगर मैं ये प्लाट दूं या ना दूं, ये कॉस्ट मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। कंट्रोल में नहीं है यानी हम किसी कोई रेंट दे रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दे रहे हैं, ये कोई और खर्चा जो इसके ऊपर हो ही रहा है, वो तो होना ही होना है। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर फाइन लगा दिया। अब मैं अकेडमी रेंट पे दूं या अकेडमी रेंट पे ना दूं, तो वो फाइन अनकंट्रोलेबल है। जो मेरे ऊपर फाइन लगा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अनकंट्रोलेबल है। हाँ, गवर्नमेंट ने अगर कहा कि बेटा ये जमीन अगर तुमने 5 महीनों के अंदर अंदर किसी को किराए पे ना दी ना, तो हम तुम्हारे ऊपर फाइन लगा देंगे। अब मेरे कंट्रोल के अंदर है कि मैं इस कॉस्ट को बचा सकता हूँ, तो मैं जिस कॉस्ट को बचा सकता हूँ मैं 5 महीनों के अंदर अंदर ये जमीन किराए पे दे दूँ। तो ये मेरी क्या होगी? रेलिवेंट कॉस्ट। और जो फाइन मुझे ठुकना ही ठुकना है, वो तो फिर हमारे लिए रेलिवेंट हो जाएगा। समझ लगी? सही है बात। अब जी अवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, मुझे 5 मिनट बाद कॉल करूँ जरा, मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर 5 मिनट बाद। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास आ गई अवॉइडेबल कॉस्ट। जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि ऐसी कॉस्ट जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि भाई अगर हम उसको ज़मीन को दे देंगे रेंट के ऊपर, तो हम वो अवॉइड कर सकते हैं उस कॉस्ट को। उस बत्तियां जो हमने लगानी है, अकेडमी को ना भी दें अगर हम वो बत्तियां लगा के, तो अकेडमी वाले खुद लगा लेंगे, तो जो कॉस्ट अवॉइड हो सकती है वो हमारी क्या होगी जी? अवॉइडेबल कॉस्ट। और वो डिसीजन मेकिंग के लिए क्या होगी? रेलिवेंट कॉस्ट। मतलब अगर वो खर्चा डिसीजन मेकिंग जब हम कर रहे हैं कि उसको दें या ना दें, तो हमारे इख्तियार में है कि वो हमारे लिए रेलिवेंट है। हम वो खर्चा इस फैसले की वजह से वो खर्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ तक कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लो। नहीं सर। रेलिवेंट कॉस्ट वही कॉस्ट है ना जो उस खर्चे को करने के लिए स्पेसिफिक हो, उस खर्चे पर इस्तेमाल हो रही है, मतलब उस चीज पर जो इस्तेमाल हो रही अगर है। हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, हमने एक डिसीजन लेना है, और उस डिसीजन की वजह से अगर कोई कॉस्ट हमें पड़ रही है, हम फैसला ये ले रहे थे कि हमने ये अपना प्लाट ग्रासी प्लाट अकेडमी वालों को देना है। अब इस ग्रासी प्लाट को हमने ये देखना है, इस ग्रासी प्लाट को अकेडमी वालों को अगर हम दे दें, तो वो खर्चा होगा जो हमें खर्चे अकेडमी वालों को देने की वजह से पड़े। यानी अकेडमी वालों को हमने दिया तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम करके देना पड़ेगा, उनको गार्ड रखवा के देना पड़ेगा, उनको सफाई करवा के देनी पड़ेगी। तो ये सारे खर्चे हम कहेंगे कि हाँ ये रेलिवेंट खर्चे हैं, अनलेस ये सारी जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर लगी हुई ना हो जैसे। ठीक है ना? तो जो फैसला ले रहे हो उस फैसले को देख लो कि उस फैसले की वजह से ये खर्चा हो रहा है, तो ठीक है। अगर उस फैसले की वजह से ना हो रहा हो, ये खर्चा पहले से हो चुका है, तो वो इरेलीवेंट होगा। जी जी। अच्छा, एक है हमारी नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट को ना आप, इसके ऊपर मैं कल डिटेल से डिस्कशन करूंगा थोड़ी।
ठीक है, इसको भी ऐसे समझ लो कि जैसे हमारी डेप्रिसिएशन होती है ना, हम कहते हैं डेप्रिसिएशन भी तो एक खर्चा है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। मैं एक मशीन किसी बंदे को किराए पे देने लगा हूँ, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस बंदे को किराए पे दूं या ना दूं। जैसे मैं प्लाट किराए पे दे रहा था, मशीन किराए पे दूंगा तो दूं या ना दूं। अब मशीन जो डेप्रिशिएट होगी, हम कहेंगे वो भी तो एक कॉस्ट कॉस्ट है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी तो एक खर्चा है। तो जो हमारी नोशनल कॉस्ट है ना, नोशनल कॉस्ट वो ऐसे ही है जैसे फिक्स खर्चे हों। और डेप्रिसिएशन भाई नॉन कैश आइटम होती है, याद है ना, डेप्रिसिएशन के मद में हम कोई पैसे थोड़ी दे रहे होते हैं। जी जी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी फिर, इरेलीवेंट कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट हमारी क्या होती है, इरेलीवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम होती है तो सबसे पहले नंबर पे। बाकी इसको हम डिटेल में देख लेंगे कल। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। नो सर। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई अनअवॉइडेबल कॉस्ट हो जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी, रेलिवेंट होगी, इरेलीवेंट। अनअवॉइडेबल तो इररेलेवेंट ही होगी, हाँ शाबाश, क्योंकि अनअवॉइडेबल वो तो आनी आनी है, हर सूरत आनी आनी है, आनी है, चाहे जो मर्जी कर ले। तो हमारी इरेलीवेंट कॉस्ट होगी फॉर डिसीजन मेकिंग। या अगर मैं ब्रॉड कैटेगरी में बात करूँ ना, मैं कहूँ कि जितने भी फिक्स कॉस्ट है ना, जितने भी फिक्स कॉस्ट है वो इरेलीवेंट कॉस्ट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, इरेलीवेंट कॉस्ट होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हो, ये डिसीजन लूंगा तो वो फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हो, यानी गार्ड को तनख्वाह दे ही रहे थे आप, 50 रुपए की गार्ड को तनख्वाह दे रहे थे, फिक्स खर्चा हर साल हर महीने देनी है देनी है देनी है देनी है। अब अगर एकेडमी को दे दिया तो गार्ड, एक और गार्ड रख के देना पड़ेगा उन्हें, या इसी गार्ड को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो भाई इसको अब 150 रुपये देना पड़ेगा या इसको 200 रुपये देना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंट कितने का दिया हमने, 150 रुपये का। इंक्रीमेंटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जो है हमारी वो रेलिवेंट होती है। ठीक है। एक लास्ट बात फिर हम लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो हमें पहले पता है कि अगर हम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे किसी काम करने की वजह से होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री चलेगी तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, वरना नहीं होगी। तो इस कंक्लूजन की बेसिस के ऊपर हम क्या कहेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी हमारी, यूनिट्स बनाएंगे कोई फैसला लेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट अक्कर होगी ना, ऐसे ही है। जी 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 तो ये रेलिवेंट कॉस्ट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई कि भाई कौन सी चीज रेलिवेंट होती है, कौन सी रेलिवेंट होती है। इसमें एक कॉस्ट रह गई है जो हमने डिस्कस नहीं की अभी तक, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कल वहां से बात शुरू करके और हम इसके सारे फार्मूलाज को देखेंगे। ओके सर। ठीक है, अब आपने याद करके आनी है कि ये सारी कॉस्ट कौन कौन सी रेलिवेंट है, कौन सी इरेलीवेंट है, इनकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद करना है अपने जहनों में। किसी भी वर्ड से वो पूछ सकता है सवाल के अंदर, ये बताओ अपोर्शन कॉस्ट है, ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, कंट्रोलेबल है, नोशनल कॉस्ट है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट है। और इसके एमसीक्यूज भी कर लेने हैं आपने जो इससे रिलेटेड हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सिर्फ ठीक है छोड़ सर। देना, वो नहीं करना ठीक है। ठीक। कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो क्लास एंड कर। नो सर।